वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का सेट 4। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा 200 क्वेश्चन लाया जाता है। इससे पहले 3 सेट अपलोड किए जा चुके हैं और इन 3 सेटों से आपके एग्जाम में लगभग 35 प्लस मार्क्स पूछे गए हैं। इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथ ही साथ आप एग्जाम देने से पहले इन वीडियो को जरूर देखकर जाएं। और इस वीडियो से भी दोस्तों लगभग आपको 20 से 22 मार्क्स कवर होने वाले हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखकर एग्जाम देने जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर के इन्वर्ट भी वर्क किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो यह संबंध दर्शाता है पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो में हमारे द्वारा क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाता है पढ़ के और आंसर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और साथ ही साथ आप स्पष्टीकरण वीडियो पॉज करके देखते चलेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण से ही ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर में हटिंग के कारण होने वाले दोलनों की प्रवृत्ति मतलब प्राकृतिक आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है लोड और जड़त्व पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर का रोटर शाफ्ट किससे बना होता है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यह बना होता है माइल्ड स्टील का। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर की कौन सी विशेषता सबसे इसे पावर फैक्टर सुधार के लिए आदर्श बनाती है? तो वह है फील्ड एक्सटेंशन बदलकर लीडिंग या लैगिंग रिएक्टिव पावर लेने या देने की क्षमता से। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क एंगल या लोड एंगल की अधिकतम मान सीमा क्या है? तो यह है 90 डिग्री। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 20 से 22 मार्क्स पूछे जाएंगे। और इससे पहले हमारे द्वारा जो सेट चला था 100 क्वेश्चन का, वो 10 सेट चला था। यदि आप वो 10 वीडियो भी देख लेते हैं तो आपको 35 प्लस मार्क्स कवर हो सकते हैं। इसलिए उन वीडियो को भी आप जाके एग्जाम देने से पहले जरूर देखकर एग्जाम देने जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, एक रिपल्सन मोटर में टॉर्क किससे द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह नियंत्रित किया जा सकता है ब्रश की स्थिति को शिफ्ट करके। हमारा अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर स्टार्टर मोटर में लगे कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए सप्लाई वोल्टेज से काफ़ी अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अनुसार फॉरवर्ड घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बैकवर्ड घूमते हुए क्षेत्र से मजबूत क्यों होता है? तो यह होता है क्योंकि फॉरवर्ड फील्ड के लिए स्लिप कम होती है और बैकवर्ड फील्ड के लिए स्लिप अधिक होती है। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और दोस्तों, आप स्पष्टीकरण जरूर से जरूर पढ़ के एग्जाम में देने जाएं, क्योंकि स्पष्टीकरण से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। और लगभग इस वीडियो से आपके एग्जाम में 20 से 22 मार्क्स कवर होने वाले हैं दोस्तों, 20 से 22 मार्क्स, जो कि काफ़ी अहमियत रखने वाला है आपके एग्जाम के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक AC सर्वो मोटर की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है निम्न जड़त्व वाला लंबा और पतला रोटर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग के और उसे किसी कैपेसिटर या सेंट्रीफ्यूगल स्विच की आवश्यकता नहीं है? तो यह है यूनिवर्सल मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्लगिंग के दौरान स्लिप का मान क्या होता है? तो यह लगभग 2 होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को एक फेज वाउंडर रोटर वाली मोटर क्यों कहा जाता है? तो यह कहा जाता है क्योंकि इसका रोटर भी 3 फेज वाइंडिंग से बना होता है, जो स्टेटर के समान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर आमतौर पर होता है? तो यह होता है हमेशा लैगिंग। दोस्तों, इस वीडियो से आपके लगभग 20 से 22 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यदि आपने वो तीनों सेट जो 200 वाला हमारा चला है, वो तीनों सेट आप देख लेते तो लगभग 35 प्लस मार्क्स आप जरूर कवर कर लेंगे। इसलिए उन वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएं और स्पष्टीकरण आप जरूर से जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट की संख्या बराबर क्यों नहीं रखी जाती है? क्योंकि कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग की प्रवृत्ति से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर दक्षता का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है रोटर आउटपुट बटा में रोटर इनपुट। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC जनरेटर में रिएक्टेंस वोल्टेज क्या है? तो यह होता है कम्यूटेशन के दौरान कॉइल में सेल्फ इंडस्ट्यूस्ड EMF। हमारा अगला प्रश्न है,
एक डीसी जनरेटर के समानांतर संचालन के लिए यदि जनरेटर में ड्रॉपिंग वोल्टेज विशेषता नहीं है तो क्या होगा? तो यह होगा संचालन अस्थिर हो जाएगा और एक जनरेटर दूसरे पर लोड डाल सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीनों में लैमिनेटिंग योक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए जब फ्लक्स तेजी से बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी शंट जनरेटर की क्रांति गति किसके सीधे समानुपाती होता है? तो यह होता है फील्ड सर्किट प्रतिरोध का। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव मुख्य रूप से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह मशीन की गति पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों, इस वीडियो से लगभग आपको 20 से 22 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर का आर्मेचर डायवर्सन गति नियंत्रण विधि है। तो यह है आधार गति से नीचे की गति के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की दक्षता निर्धारित करने के लिए ब्रेक टेस्ट है। तो यह होता है एक प्रत्यक्ष विधि। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में यदि लोड बढ़ता है तो क्या होगा? तो फ्लक्स बढ़ता है और गति घटती है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में नो वोल्टेज कॉइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सप्लाई में फेल होने पर मोटर को स्वचालित रूप से बंद करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करते समय आमतौर पर सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में सीरीज फील्ड शंट फील्ड पर हावी हो सकती है और मोटर को गलत दिशा में चला सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर की जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच खींची जाती है? तो यह खींचा जाता है टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट जब पावर फैक्टर शून्य लैगिंग हो। दोस्तों, स्पष्टीकरण आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि स्पष्टीकरण से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमेशा 1 से कम क्यों होता है? तो यह इसलिए होता है क्योंकि वाइंडिंग में कॉइल्स के ईएमएफ का सदिश योग उनके अंगगणितीय योग से कम होता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह लगभग 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, समानांतर में चल रहे अल्टरनेटरों के बीच वास्तविक शक्ति के लोड को साझा करने को कैसे समायोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है उनके प्राइम मूवर के गवर्नर सेटिंग को बदलकर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग आमतौर पर स्टार्टर कनेक्टेड क्यों होती है? तो यह होती है, यह न्यूट्रल पॉइंट प्रदान करती है और प्रति फेज कम टर्न की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन किस लोड की स्थिति में सबसे खराब होता है? तो यह होता है लैगिंग पावर फैक्टर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में ऑल डे एफिशिएंसी की गणना क्यों की जाती है? तो यह इसलिए किया जाता है क्योंकि वितरण ट्रांसफार्मर के लिए ऐसा किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपके 20 से 22 मार्क्स पूछे जाएंगे और हमारे द्वारा जो 100 क्वेश्चन का सेट चला था, टोटल 10 सेट, इससे आपको लगभग 35 प्लस प्रश्न कवर हो सकते हैं। इसलिए उन वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएं। और स्पष्टीकरण आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्पष्टीकरण आप जरूर वीडियो पॉज करके पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप DYN11 का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है प्राइमरी डेटा सेकेंडरी स्टार और सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से 330 डिग्री लैग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन की स्थिति कब होती है? तो यह होती है जब लोड का पावर फैक्टर एंगल ट्रांसफार्मर के प्रतिबाधा एंगल के बराबर हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर कैसे स्थानांतरित होती है? तो यह होता है इंडक्शन और कंडक्शन दोनों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय धारा का तरंग रूप कैसा होता है? तो यह होता है नॉन साइनसोइड लेकिन विषम हार्मोनिक्स से भरपूर। हमारा अगला प्रश्न है, एक एसी सर्किट में सस्टेंस की इकाई क्या है? तो यह होता है सीमेंस या महो। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? तो यह होता है लाइन वोल्टेज बराबर अंडर रूट फेज वोल्टेज होता है। ये आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एक शुद्ध प्रतिरोध सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? तो यह 1 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज प्रणाली में
नेगेटिव फेज सीक्वेंस का क्या कार्य होता है? तो यह होता है असंतुलित लोड। हमारा अगला प्रश्न है, एक आरसी सीरीज सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है? तो यह होता है R गुना C। हमारा अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड सेल में पूरी तरह से चार्ज होने पर धनात्मक प्लेट किस रासायनिक यौगिक से बनी होती है? तो यह बनी होती है लेड पेरोक्साइड से। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी की C रेटिंग क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है बैटरी की चार्ज या डिस्चार्ज दर उसकी क्षमता के सापेक्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैटरी के अंदर सेपरेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो यह कार्य है धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को एक दूसरे को छूने और शॉर्ट सर्किट होने से रोकना। हमारा अगला प्रश्न है, निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरियों का निकेल कैडमियम बैटरियों पर मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ होता है उनमें मेमोरी इफेक्ट कम होता है और वे पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 1.5 वोल्ट 1000 mAh की 4 सेलों को सीरीज में जोड़ा जाए तो परिणामी बैटरी की रेटिंग क्या होगी? तो यह होगी 6 वोल्ट 1000 mAh होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक एनालॉग मीटर के स्केल पर लगे दर्पण का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है पैरेलैक्स त्रुटि को खत्म करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक वोल्ट मीटर का लोडिंग इफेक्ट सबसे अधिक कब होता है? तो यह होता है जब उच्च प्रतिरोध वाले सर्किट में वोल्टेज मापा जा रहा हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक डिजिटल मल्टीमीटर में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है मापे जा रहे एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल मान में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह मापा जाता है अज्ञात प्रेरकत्व। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 5 से 7 बार पूछे गए हैं, इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि वे भी इन वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। और साथ ही साथ मैं कई बार बोल रहा हूं, आपको स्पष्टीकरण आप एग्जाम देने से पहले पढ़कर जरूर जाएंगे, क्योंकि इन वीडियो में जो स्पष्टीकरण है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए स्पष्टीकरण आप बार बार पढ़ के ही जाएंगे, वीडियो पॉज करके ही पढ़ें, मगर पढ़ के ही जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, एक उपकरण की सटीकता और परिशुद्धता में क्या अंतर होता है? तो यह होता है सटीकता मापे गए मान का वास्तविक मान के कितना करीब है यह बताती है, जबकि परिशुद्धता माप की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हॉट वायर उपकरण का संचालन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है करंट द्वारा उत्पन्न गर्मी के कारण तार का तापीय विस्तार पर। दोस्तों, इस वीडियो से लगभग आपको 20 से 22 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और 200 का जो हमारा सीरीज चला था, 3 सेट इससे पहले अपलोड किया गया था, वे सारे मिला के यदि आप देख लेते हैं तो 35 प्लस मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। इसलिए उन वीडियो को भी एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएं। और स्पष्टीकरण आप जरूर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि स्पष्टीकरण से ही क्वेश्चन बन भी रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति विनिमय प्रतिशत क्या है? तो यह है 0%। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में यदि फील्ड करंट को शून्य कर दिया जाए तो मोटर क्या होगा? तो मोटर हो जाएगा एक रिलेक्टेंस मोटर के रूप में चलेगी, एक इंडक्शन मोटर के रूप में चलेगी, यह दोनों होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर में उत्पन्न अधिकतम पावर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो यह लोड एंगल पर निर्भर नहीं करती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर MMF की गति क्या होती है? तो यह होती है सिंक्रोनस गति। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में यदि लोड को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो आर्मेचर करंट होगा, तो यह होगा बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर स्टार्टर मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर लगभग कितना होता है? तो यह 90 डिग्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मोटर AC और DC दोनों पर लगभग समान गति और आउटपुट देती है? तो यह है यूनिवर्सल मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क सीधे किसके समानुपाती होता है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह लगभग 5 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों वाइंडिंग के करंट के बीच के कोण के साइन के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक AC सर्वो मोटर का टॉर्क स्पीड कर्व कैसे होता है? तो कैसा होता है? तो यह उच्च नेगेटिव स्लोप वाला होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रिपल्सन स्टार्टर इंडक्शन रनर
मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और अच्छी रनिंग गति विनिमय के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर का रोटर हमेशा सिंक्रोनस गति से कम गति पर क्यों घूमता है? तो यह इसलिए घूमता है क्योंकि यदि यह सिंक्रोनस गति पर घूमता तो रोटर कंडक्टरों और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है मजबूत संरचना, कम लागत और कम रखरखाव। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक इंडक्शन मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से बढ़ाकर 60 हर्ट्ज कर दी जाए तो मोटर की सिंक्रोनस गति पर क्या प्रभाव पड़ेगी? दोस्तों यह भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, यह 20% बढ़ जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा करने से क्या कम होता है? तो यह होता है हार्मोनिक्स के कारण होने वाला चुंबकीय हमको कॉगिंग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर में रोटर की आवृत्ति और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का अनुपात होता है, तो यह होता है स्लिप के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी शंट जनरेटर में यदि शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से अधिक हो तो जनरेटर होगा, तो यह होगा वोल्टेज बनाने में विफल रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर के कम्यूटेशन में सुधार के लिए इंटरपोल वाइंडिंग को कैसे जोड़ा जाता है? तो इसे जोड़ा जाता है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीन में लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में से किसमें सर्कुलेटिंग करंट की समस्या अधिक होती है? तो यह होती है लैप वाइंडिंग में। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में वोल्टेज बिल्ड अप प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें लोड का जुड़ना होना आवश्यक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन की दक्षता पर रेटेड लोड पर किए गए परीक्षण को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है ब्रेक टेस्ट और हॉपकिंसन टेस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग चलते समय खुल जाए तो मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो से आपको लगभग एग्जाम में 20 से 22 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटरों में वह हानि जो लोड और गति दोनों के साथ बदलती है कौन सी है? तो यह है आयरन लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्रेन या होइस्ट के लिए कौन सी डीसी मोटर सबसे उपयुक्त है? तो यह होता है सीरीज मोटर। दोस्तों यह भी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है, इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और साथ ही साथ स्पष्टीकरण आप पढ़ के ही एग्जाम देने जाएं दोस्तों, क्योंकि स्पष्टीकरण से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटरों की गति नियंत्रण के लिए फील्ड डायरेक्टर विधि में एक परिवर्तनीय प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समानांतर। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में अधिकतम शक्ति विकसित करने की शर्त क्या है? तो यह होती है बैक ईएमएफ बराबर सप्लाई वोल्टेज बटा में 2। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक पावर प्लांटों में अल्टरनेटर की कूलिंग के लिए हाइड्रोजन का उपयोग हवा की तुलना में क्यों बेहतर है? तो यह है हाइड्रोजन की तापीय चालकता अधिक और घनत्व कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव विशुद्ध रूप से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कब होता है? तो यह होता है जब लोड का पावर फैक्टर यूनिट हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का पिच फैक्टर हमेशा होता है, तो यह होता है 1 के बराबर या 1 से कम। हमारा अगला प्रश्न है, दो अल्टरनेटरों समानांतर में काम कर रहे हैं, यदि उनकी गति थोड़ी भिन्न हो जाए तो क्या होगा? तो दोनों के बीच एक सिंक्रोनाइजिंग पावर प्रभावित होगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की सिंक्रोनस वाट में व्यक्त की जाने वाली मात्रा कौन सी है? तो यह होती है सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं? तो वह टर्न है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राइमरी करंट मुख्य रूप से होता है, तो यह होता है एक्टिव और रिएक्टिव घटकों का योग। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ाने से कोर लॉस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह लगभग अपरिवर्तित रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या है? तो यह होता है वह फ्लक्स जो केवल एक वाइंडिंग से जुड़ता है लेकिन दोनों से नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के तेल की स्लजिंग
क्या है? तो यह है हवा के संपर्क में आने पर तेल का ऑक्सीकरण होगा, एक गाढ़ा कीचड़ जैसा पदार्थ बनना। हमारा अगला प्रश्न है, एक एसी सर्किट की प्रतिबाधा Z बराबर 6+J8 ओम है, इसका प्रतिरोध और रिएक्टेंस क्या होगा? तो इसका रिएक्टेंस होगा प्रतिरोध बराबर 6 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर 8 ओम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक संतुलित 3 फेज लोड में कुल तात्कालिक शक्ति होती है, तो यह होती है स्थिर और औसत शक्ति के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक RLC सीरीज सर्किट में यदि फ्रीक्वेंसी अनुनाद फ्रीक्वेंसी से कम है तो सर्किट का व्यवहार कैसा होगा? तो यह होगा मुख्य रूप से कैपेसिटिव। हमारा अगला प्रश्न है, एक AC सर्किट में एडमिटेंस ट्रैगल के घटक कौन से हैं? तो यह है चालकता और सस्टेंस और प्रवेश्यता। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज प्रणाली में 2 वाट मीटर द्वारा मापी गई पावर W1 और W2 है, कुल रिएक्टिव पावर की गणना कैसे की जाएगी? तो यह किया जाएगा Q बराबर √3 W1 माइनस W2 के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है घड़ियों और छोटे इलेक्ट्रिक उपकरणों में। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 12 वोल्ट 50 AH की 2 बैटरियों को समानांतर में जोड़ा जाए तो परिणामी संयोजन की रेटिंग क्या होगी? तो यह होगी 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैटरी के डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है बैटरी से निकाली गई क्षमता का प्रतिशत। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूल सेल क्या है? तो यह होता है एक विद्युत रासायनिक उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड बैटरी में धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों की संख्या के बीच क्या संबंध होता है? तो यह होता है ऋणात्मक प्लेटों की संख्या हमेशा धनात्मक प्लेटों से अधिक होता है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और स्पष्टीकरण दोस्तों आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बीवेल प्रकार का आवृत्ति मीटर कैसे काम करता है? तो यह काम करता है अनुनाद के सिद्धांत पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक डिजिटल स्टोर ऑसिलोस्कोप एक एनालॉग CRO से कैसे बेहतर है? तो यह बेहतर है, एक वेवफॉर्म को स्टोर और विश्लेषण कर सकता है, यह प्री ट्रिगरिंग की अनुमति देता है, यह माप को स्वचालित कर सकता है, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक उपकरण की सेंसिटिविटी को आमतौर पर किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो यह व्यक्त किया जाता है ओम पर वोल्ट में। हमारा अगला प्रश्न है, एक पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है कोई कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में यदि फील्ड एक्सटेंशन स्थिर है तो टॉर्क एंगल किसके सीधे समानुपाती होता है? तो यह मोटर पर लोड के समानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर का फेज स्विंग किसका दूसरा नाम है? तो इसका नाम है हटिंग का। हमारा अगला प्रश्न है, एसिंक्रोनस मोटर की न्यूनतम आर्मेचर करंट की स्थिति किस पावर फैक्टर पर होती है? तो यह होती है यूनिटी पावर फैक्टर पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करना किस मोटर के स्टार्टिंग सिद्धांत के समान होता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिंक्रोनल केज इंडक्शन मोटर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर फ्रेम और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है योक। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग के बाद सहायक वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने का क्या कारण है? तो इसका कारण है क्योंकि यह पतले तार से बनी होती है और नियंत्रण संचालन के लिए डिजाइन नहीं की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, एक AC मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसे नियंत्रित किया जाता है फील्ड वाइंडिंग में टेम्पिंग निकालकर या एक परिवर्तनीय प्रतिरोध को सीरीज में जोड़कर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिंगल फेज मोटर का उपयोग टाइमिंग डिवाइस और इलेक्ट्रिक घड़ियों में किया जाता है? तो वह है
शेडेड पोल सिंक्रोनस मोटर और रिलेक्टेंस मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रनर मोटर में रनिंग कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसका कार्य होता है रनिंग के दौरान पावर फैक्टर और दक्षता में सुधार करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक रिपल्सन मोटर की गति टॉर्क विशेषता किसके समान होती है। तो यह होती है डीसी सीरीज मोटर के समान। हमारा अगला प्रश्न है, एक 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होगी। तो यह 1000 आरपीएम होगी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक इंडक्शन मोटर की स्लिप 5% है तो रोटर दक्षता क्या होगी। तो यह होगी 95%। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में एयर गैप को जितना संभव उतना छोटा क्यों रखा जाता है। तो यह इसलिए रखा जाता है क्योंकि पावर फैक्टर में सुधार करने और मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैस्केड कंट्रोल विधि का उपयोग किसकी गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यह है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति को। हमारा अगला प्रश्न, एक इंडक्शन मोटर में फुल लोड पर स्लिप का मान आमतौर पर कितना होता है। तो यह होता है 0.02 से 0.05 यानी 2 से 5% तक। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण उत्पन्न फ्लक्स का अक्ष होता है। तो यह होता है मुख्य फील्ड फ्लक्स के अक्ष के लंबवत। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर के बाहरी और आंतरिक विशेषताओं के बीच का अंतर किसके कारण होता है। तो यह होता है आर्मेचर सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार की वोल्टेज विशेषता वांछनीय है। तो यह होती है ड्रॉपिंग की। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में कम्यूटेटर का व्यास किस पर निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है करंट रेटिंग पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को बिजली कहाँ से मिलती है। तो यह मिलती है जनरेटर के अपने आर्मेचर से। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी सीरीज मोटर की गति आर्मेचर करंट विशेषता कैसी होती है। तो यह होती है एक आयताकार अति प्रवलय। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटरों में वह हानि जो सबसे अधिक परिवर्तनीय है कौन सा है। तो वह हानि होता है आर्मेचर कॉपर लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में प्लगिंग के दौरान ब्रेकिंग टॉर्क होता है। तो यह होता है बहुत अधिक। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे और स्पष्टीकरण जरूर पढ़ के जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि आधार गति के ऊपर और नीचे दोनों तरफ गति प्रदान करती है। तो यह है वार्ड लियोनॉइड प्रणाली। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्थायी चुंबक डीसी मोटर में है। तो यह होता है फील्ड वाइंडिंग नहीं होता है और केवल आर्मेचर वाइंडिंग होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का प्रभावी प्रतिरोध उसके डीसी प्रतिरोध से अधिक क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्किन इफेक्ट के कारण होता है और एडी करंट लॉस के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ का तरंग रूप कैसा होता है। तो यह होता है लगभग त्रिभुजाकार। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यह होती है एक सीधी रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के लिए 3 डार्क लैंप विधि में यदि लैंप एक साथ बुझते और जलते हैं तो यह क्या इंगित करता है। तो यह इंगित करता है फेज अनुक्रम सही है लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी भिन्न है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटरों में हार्मोनिक्स को कम करने के सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो यह विधि है शॉर्ट पिचिंग या कॉर्डिंग का उपयोग करना, वाइंडिंग स्लॉट में विपरीत करना, पोल्स फेसेस को आकार देना। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए कोर सामग्री में होना चाहिए। तो यह होना चाहिए उच्च प्राथमिकता और निम्न निग्राहिता। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में यदि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से घटाकर 25 हर्ट्ज कर दी जाए तो लेकिन V/F अनुपात स्थिर रखा जाए तो आयरन लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये वे घट जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट आमतौर पर किस साइड पर किया जाता है। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह लो वोल्टेज साइड पर किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में उपयोग होने वाला सिलिका जेल नमी सोखने के बाद किस रंग का हो जाता है। तो यह हो जाता है नीले से गुलाबी रंग का। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी करंट के बीच फेज अंतर लगभग कितना होता है। तो यह 180 डिग्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक एसी सर्किट में क्वालिटी फैक्टर
और बैटवृत्त के बीच क्या संबंध होता है? तो इसके बीच संबंध होता है, वे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच फेज अंतर कितना होता है? तो यह 30 डिग्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक एसी सर्किट की तात्कालिक शक्ति का औसत मान क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एक्टिव या वास्तविक पावर। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज प्रणाली में 0 फेज सीक्वेंस करंट कब प्रभावित होता है? तो यह प्रभावित होता है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के दौरान। हमारा अगला प्रश्न है, एक एसी सर्किट में यदि वोल्टेज और करंट है तो फेज क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर को। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैटरी का साइकिल लाइफ क्या है? तो इसका लाइफ होता है बैटरी के खराब होने से पहले उसके द्वारा पूरे किए जा सकने वाले चार्ज डिस्चार्ज चक्रों की संख्या को। हमारा अगला प्रश्न है, लिथियम आयन बैटरी के लिए सबसे आम चार्जिंग विधि कौन सी है? तो यह विधि है कांस्टेंट करंट फिर कांस्टेंट वोल्टेज। हमारा अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड बैटरी में सैंडी मेंटेनेंस क्या है? तो यह होता है प्लेटों से सक्रिय सामग्री का झड़कर सेल के तल में इकट्ठा होना। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सेल उच्चतम वोल्टेज प्रति सेल प्रदान करता है? तो वह है लिथियम आयन सेल। हमारा अगला प्रश्न है, इक्वायल जिंग चार्ज एक लेड एसिड बैटरी बैंक पर क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है सभी सेलों के वोल्टेज और विशिष्ट गुरुत्व को एक समान स्तर पर लाने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक हॉट वायर मीटर का स्केल कैसा होता है? तो यह होता है स्क्वायर लो या नॉन लीनियर। हमारा अगला प्रश्न है, एक मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है कॉइल द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी उपकरण की रिजोल्यूशन क्या है? तो यह होता है वह सबसे छोटा परिवर्तन जिसे उपकरण विश्वसनीय रूप से माप सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एंडरसन ब्रिज किसका एक संशोधन है? तो यह मैक्सवेल ब्रिज का संशोधन है। हमारा अगला प्रश्न, एक CRO में टाइम डिवीजन नॉब क्या कार्य है? तो इसका हॉरिजॉन्टल स्वीप गति को समायोजित करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति को किससे विभाजित करने पर पोल्स की संख्या प्राप्त होती है? तो यह 120 F के द्वारा ज्ञात किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर क्या है? तो यह है एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जिसे DC एक्साइटेशन देकर सिंक्रोनस मोटर के रूप में चलाया जा सकता है और एक सेल्फ स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में यदि लोड एंगल बढ़ता है तो सिंक्रोनाइजिंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटर आमतौर पर होता है? तो यह होता है एक DC शंट जनरेटर में। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किस प्रकार के लोड के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह वे लोड जिन्हें एक बिल्कुल स्थिर गति की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेपर मोटर क्या है? तो यह है एक ब्रेसलेस DC मोटर जो असत चरणों में घूमती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग के समय सहायक वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग से लगभग कितने डिग्री पर होता है? तो 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर का कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? तो इसमें होगा मोटर स्टार्ट नहीं होगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज मोटर की संरचना सबसे सरल और सबसे सस्ती है? तो यह है शेडेड पोल मोटर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक रिपल्सन मोटर में ब्रशों को एक साथ शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? तो इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि आर्मेचर में करंट प्रेरित करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में एयर गैप फ्लक्स घनत्व को स्थिर रखने के लिए यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो वोल्टेज होगा? तो यह बढ़ना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज 4 पोल और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1440 RPM पर चल रही है, प्रतिशत स्लिप होगी? तो यह प्रतिशत स्लिप होगी 4%। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर का रोटर बार आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है? तो यह बना होता है कॉपर या एल्युमिनियम से। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन
मोटर की गति को रोटर रियोस्टेट विधि द्वारा नियंत्रित करते समय एक महत्वपूर्ण कमी क्या है? तो इसमें महत्वपूर्ण कमी होता है, इसमें बड़ी मात्रा में पावर की बर्बादी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर को सामान्यीकृत ट्रांसफार्मर क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान है, लेकिन इसमें एक घूमने वाला सेकेंडरी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर और फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर क्यों रखा जाता है? तो इसे इसलिए रखा जाता है क्योंकि आर्मेचर को घुमाना पड़ता है ताकि फ्लक्स कट सके, और क्योंकि कम्यूटेशन की प्रक्रिया के लिए आर्मेचर का घूमना आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीन में ब्रश का दबाव महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह इसलिए है क्योंकि यदि बहुत अधिक है तो घर्षण और घिसाव बढ़ेगा, यदि बहुत कम है तो खराब संपर्क के कारण स्पार्किंग होगी। यह करंट के सुचारू संग्रह को सुनिश्चित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर की वोल्टेज रेगुलेशन की गणना के लिए सूत्र है। तो इसका सूत्र होता है नो लोड माइनस फुल लोड बटा में फुल लोड। ये आप याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के डीसी जनरेटर में लोड करंट आर्मेचर करंट बराबर होता है? तो यह होता है सीरीज जनरेटर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन की दक्षता को मापने की पुनर्योजित विधि एक प्रत्यक्ष लोड विधि से बेहतर क्यों है? क्योंकि इसमें कम बिजली की खपत होती है और यह अधिक सटीक है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच क्या संबंध होता है? तो यह संबंध होता है T समानुपाती I² A के। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि का मुख्य नुकसान क्या है? तो इसका मुख्य नुकसान है गति विद्यमान खराब हो जाता है और बड़ी मात्रा में पावर की बर्बादी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अस्थायी चुंबक डीसी मोटर के घूमने की दिशा को कैसे उल्टा जा सकता है? तो सप्लाई टर्मिनल को उलटकर। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटरों में इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है कम्यूटेशन में सुधार करना और स्पार्किंग को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण प्रणाली में मोटर जनरेटर सेट का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य होता है मुख्य मोटर के लिए एक परिवर्तनीय वोल्टेज डीसी आपूर्ति प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का आवृत्ति संहिता आमतौर पर कितना होता है? तो यह होता है ±3%। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग क्या है? तो यह है जब प्रति पोल प्रति फेज स्लॉट की संख्या हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में यदि मुख्य फ्लक्स का तरंग रूप शुद्ध साइनसोइडल है तो उत्पन्न ईएमएफ में कौन सा हार्मोनिक मौजूद नहीं होगा? तो यह होगा कोई हार्मोनिक मौजूद नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर के रोटर पर डीसी एक्साइटेशन के लिए स्लिप रिंग आमतौर पर किस सामग्री से बनी होती है? तो यह कॉपर या पीतल का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर के स्टेटर कोर में हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आयरन लॉस या कोर लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइस के बीच प्रतिरोध कितना होता है? तो यह होता है अनंत। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस पर किया जाता है? तो यह किया जाता है कम वोल्टेज और रेटेड करंट पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग सामान्य 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में कब अधिक किफ़ायती होता है? तो जब ट्रांसफार्मर में रेशियो 1 के करीब हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पर दी गई केवीए रेटिंग क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ट्रांसफार्मर द्वारा आपूर्ति की गई आउटपुट ऑपरेट पावर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टील लेमिनेशन पर वार्निश की पतली परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि लेमिनेशन को एक दूसरे से विद्युत रूप से इंसुलेट करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एसी सर्किट में पावर फैक्टर को कोस फाई क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पावर ट्रायंगल में एक्टिव पावर बराबर ऑपरेटिव पावर होता है, ऑपरेटिव पावर गुना कोस फाई होता है। हमारा अगला प्रश्न है,
एक आरसी सीरीज सर्किट का प्रतिबाधा एंगल हमेशा होता है ऋणात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का औसत मान एक पूरे चक्र के लिए कितना होता है? तो यह होता है 0। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज प्रणाली में यदि फेज अनुक्रम आर वाई बी है तो वोल्टेज वी आर के सापेक्ष वोल्टेज वी वाई क्या होगा? तो यह 120 लैग होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक एसी सर्किट में यदि वोल्टेज और करंट दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो एक्टिव पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह 4 गुना हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, सोलर पैनल का द्वारा उत्पन्न बिजली को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की बैटरी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो यह है डीपी साइकिल, लेड एसिड या लिथियम आयन बैटरी का। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैटरी का इलेक्ट्रो पोटेंशियल किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है एसी और मतलब इलेक्ट्रो की सामग्री और इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता पर और बैटरी के तापमान दोनों पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज नो लोड पर इसके ईएमएफ के बराबर क्यों होता है? तो यह इसलिए होता है क्योंकि नो लोड पर करंट 0 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डैनियल सेल में कॉपर और जिंक इलेक्ट्रो के लिए इलेक्ट्रोलाइट क्रमशः कौन से होते हैं? तो यह होता है कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? तो यह है बैटरी का रंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोडायनामिक उपकरण को एक अमीटर के रूप में उपयोग करने के लिए उसकी फिक्स्ड और मूविंग कॉइल्स को कैसे जोड़ा जाता है? तो इसे जोड़ा जाता है दोनों को सीरीज में। हमारा अगला प्रश्न है, एक डिजिटल मीटर का काउंट क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है इसका अधिकतम डिस्प्ले मान को। हमारा अगला प्रश्न है, शेयरिंग ब्रिज का उपयोग मुख्य रूप से क्या मापने के लिए किया जाता है? तो एक कैपेसिटर की धारिता और उसके डाइलेक्ट्रिक लॉस को। हमारा अगला प्रश्न है, एक सीआरओ में ट्रिगरिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है स्क्रीन पर एक स्थिर वेवफॉर्म प्रदर्शित करने के लिए स्लीप को सिंक्रोनाइज करना। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक मूविंग आयरन उपकरण में डैम्पिंग के लिए किस विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो यह एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट समाप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा 200 क्वेश्चन करवाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे लगभग 20 से 22 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।